सभी को सुप्रभात। मैं सर्वप्रथम अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। हमारे अंदर जो योग का जो भी नॉलेज है, थोड़ी बहुत जानकारी है, उसे शेयर करने का मौका दिया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अश्विन गामी है। मेरा स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट देवास, और मैं ब्लॉक का नाम है देवगढ़। लगता है आ गए हैं कुछ लोग, तो अभ्यास को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सूर्य और चंद्र नाड़ी के ऊपर है कि योग में सूर्य चंद्र नाड़ी का कितना महत्व है। सारा जो योग है पूरा सूर्य और चंद्र नाड़ी के बैलेंस के ऊपर ही निर्भर करता है। जो योग की पूरी प्रणाली है वो प्राण के ऊपर ही रची बसी गई है। प्राण का ही सारा खेल है योग में। जिस तरह से हमारी बॉडी में रक्त को बहने के लिए रक्त वाहिकाएं नलियां होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में प्राण के बहने के लिए नाड़ियां होती है। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने 72,000 नस नाड़ियों की बात करी है। उनमें से अगर ये नस नाड़ियां बिल्कुल सही तरीके से अपना काम करती है, शुद्ध होती है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, आनंदमय रहता है। अगर नस नाड़ियों में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज होता है या ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, क्योंकि प्राण नहीं पहुंच पाता है। नस नाड़ियों का काम होता है किसी भी अंग तक प्राण को पहुंचाने का, प्राण वायु को पहुंचाने का, ऑक्सीजन को पहुंचाने का। अगर उस नाड़ी में ब्लॉकेज आ गया है तो किसी भी पर्टिकुलर अंग तक प्राण नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पे बीमारी की उपस्थिति होगी और जीवन का अभाव होगा। इसलिए प्राण का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसमें नस नाड़ियां हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें 2-3 प्रकार की विशेष नाड़ियां होती है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी और उसके लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी, राइट साइड सूर्य नाड़ी। सूर्य और चंद्र का बैलेंस से सुषुम्ना का जागरण होता है, और जिसे योगियों ने कहा कुंडलिनी जागरण। अब योग दर्शन में एक बात बताई गई है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है। यानी कि अगर ब्रह्मांड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, सर्दी, गर्मी, बारिश, इस प्रकार का मौसम में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन का आना निश्चित है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, अगर हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएं, अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कुछ बीमारियां हैं, अगर हम बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, और अगर हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से अगर कनेक्ट हो जाएं, तो उससे कनेक्ट करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ऐसा सभी मानते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में भी 2/3 जल है, हमारे शरीर में भी उतना ही है। अगर उससे ज्यादा कम हो जाए तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में अगर सूर्य है तो हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य है। ब्रह्मांड में अगर चंद्र है तो हमारे शरीर के अंदर भी चंद्र है। सूर्य का काम होता है एक्शन का, जितना भी हम दिन भर के काम काज करते हैं, जितना भी एक्शन होता है हमारे द्वारा, वो सब काम होता है सूर्य नाड़ी का। और जितना भी रिलैक्सेशन होता है, जैसे हमें नींद आना, खुशी, शांति, इन सब के पीछे हमारी चंद्र नाड़ी काम करती है। तो इनका जो निवास स्थान होता है सूर्य का, चंद्र का, कैसे कहाँ क्या होता है, ये सुषुम्ना के बाईं ओर आपकी चंद्र नाड़ी होती है, यानी आपका लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल। सुषुम्ना के दाईं ओर आपका सूर्य नाड़ी होती है, यानी आपका राइट वाला नोस्ट्रिल। अब जो चंद्र नाड़ी होती है ये होती है अमृत का प्रतीक, शांति का प्रतीक, रिलैक्सेशन का प्रतीक। सूर्य नाड़ी होती है विष का प्रतीक, इसमें होती है रजोगुण होता है, इसका एक्शन का प्रतीक होता है। जब इन दोनों का बैलेंस में आता है तो व्यक्ति फिर स्वस्थ रहने लगता है। जैसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है इन चीजों को, अब मानने लगा है। जो सूर्य नाड़ी होती है उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो चंद्र नाड़ी होती है उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या बोलता है, फाइट एंड फ्लाइट, या तो फाइट करो या फिर भागो, या तो लड़ो या फिर भागो। तो जितना भी इस प्रकार के जो भी डिसीजन लेने होते हैं या जो भी काम करने होते हैं वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, यानी हमारी सूर्य नाड़ी करती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी का काम होता है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, जितना भी रिलैक्सेशन का काम होता है, जितना भी खाना पचाने का, जितने भी तनाव है आजकल के दुनियादारी को, सबको उनको झेलने का जो काम होता है वो होता है हमारे चंद्र नाड़ी का काम होता है। तो आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में व्यक्ति का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब सूर्य नाड़ी तो उसकी बढ़ी हुई है, दिन भर का तनाव, रिलेशनशिप का तनाव, करियर का तनाव, परिवार का, फैमिली का तनाव, बिजनेस का प्रेशर, तो इन सारे प्रेशर में उस व्यक्ति के सूर्य नाड़ी तो बढ़ी हुई है, मतलब सूर्य तो बढ़ा हुआ है। तो अब हमारा जो योग अभ्यास होना चाहिए, जो हमारी योग प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने चंद्र को एक्टिवेट करें, क्योंकि दिन भर हमारा सूर्य बढ़ा हुआ है। अगर सुबह हमारा योग अभ्यास कुछ ऐसा हो कि जिससे हम अपने चंद्र को एक्टिवेट कर लें, तो दोनों फिर संतुलन में आते हैं, सूर्य और चंद्र, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों के संतुलन में आने से व्यक्ति बैलेंस में आता है, हार्मोन बैलेंस में आते हैं, और व्यक्ति फिर धीरे धीरे उसकी जो भी बीमारियां होती है वो जैसे ठीक होने लगती है। अगर मान लो सूर्य नाड़ी अगर ज्यादा बढ़ जाता है, सूर्य नाड़ी अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है सूर्य नाड़ी के ज्यादा बढ़ने से। व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसके बाद छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति रिएक्ट कर जाता है अगर उसकी सूर्य नाड़ी ज्यादा बढ़ी हुई, उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी सबसे बड़ा कारण होता है। जो एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन सूर्य नाड़ी बढ़ने की वजह से होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईपीएस, पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो अधिकतर मैक्सिमम जो बॉडी में हमें बीमारियां होती है, फिजिकल मेंटल इलनेस जो होते हैं, वो सब हमारे सूर्य नाड़ी बढ़ने की वजह से होते हैं। अब व्यक्ति क्या करता है, कोई भी सभी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं और वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, सुबह सुबह या तो वो बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो बहुत ज्यादा रनिंग मतलब एक्शन, दिन भर हम एक्शन करते हैं, दिन भर सूर्य हमारा बढ़ा हुआ है, अब हम अपने आप को स्वस्थ रखने के नाम पर सुबह हम अगर बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, वेट लॉस के नाम पर या फिटनेस के नाम पर, तो वहां हमारा सूर्य और बढ़ जाएगा। दिन भर से सूर्य बढ़ा था, सुबह सूर्य और बढ़ जाएगा, तो यहाँ हमें स्वस्थ होना था लेकिन हम अस्वस्थता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, वो नुकसान देता है। उसके बाद एक्सरसाइज, अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट एक्सरसाइज करेंगे वेट लॉस के नाम पे, फेट बढ़ने के नाम पे, तो वो भी आपके अंदर सूर्य को बढ़ाएगा, क्योंकि लोगों को क्या भ्रम में बस कर रहे हैं, तो वहां सूर्य बढ़ेगा, उससे आपको नुकसान होगा। ये फास्ट ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा कपालभाति, भस्त्रिका, ये बहुत ज्यादा अगर करेंगे आप, फास्ट ब्रीदिंग अगर करेंगे तो भी आपका सूर्य नाड़ी बढ़ जाएगा। तो सूर्य नाड़ी दिन भर बढ़ा हुआ है, सुबह आप अपने आप को स्वस्थ रखने के नाम पर अगर इस प्रकार की एक्टिविटी करके अगर और सूर्य को बढ़ा लेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाएगा। आप हमेशा भ्रम में रहेंगे, इस प्रकार की चीजें करते रहेंगे, लेकिन जो पाना चाहते हैं योग से वो कभी पा नहीं पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दिन भर सूर्य बढ़ा है तो सुबह का अभ्यास हमारा ऐसा होना चाहिए किस तरह हम अपने चंद्र नाड़ी को बढ़ाएं। अगर सुबह के अभ्यास से हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिव होगा तो दिन भर से बढ़ा हुआ सूर्य और सुबह से हमारा अभ्यास के द्वारा हमने एक्टिवेट किया अपने चंद्र को, तो धीरे धीरे दोनों बैलेंस में आने लगेंगे। जैसे दोनों बैलेंस में आने लगेंगे, आप स्वस्थ होने लगेंगे। तो अब हमारा पूरा अभ्यास इस कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करेंगे, हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आसन और इंपॉर्टेंट प्राणायाम जिनके द्वारा आप अपने चंद्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, चंद्र नाड़ी को बढ़ा सकते हैं। और चंद्र नाड़ी मान लीजिए कि कलयुग में वरदान है, क्योंकि कलयुग में इतना सारा सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसकी वजह से हमारा सूर्य बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस तरह हम अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। तो चंद्र नाड़ी जब आपकी एक्टिवेट होगी तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो योग से जो लोगों को एक मानसिकता है कि जो मिलना चाहिए, योग से जो हासिल होना चाहिए, जो खुशी, जो शांति, जो
जो लाइटनेस, जो हल्कापन, वो चंद्र नाड़ी के एक्टिवेट होने से। भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्र जो दिखाया गया वो इसी बात का प्रतीक है कि भगवान शिव का चंद्र एक्टिवेट है, चंद्र नाड़ी उनकी एक्टिवेट है, इसीलिए वो विष को भी डाइजेस्ट कर गए, जहर को भी भगवान शिव पचा गए। क्यों पचा गए थे? क्योंकि उनका चंद्र एक्टिव है। तो हमारे लिए आज की दुनिया में क्या जहर है? ये तनाव, चिंता, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ये सब जहर है। तो इनको पचाने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना होगा। चंद्र हमारा एक्टिव होगा तो ये विभिन्न प्रकार के जो विष है, जो जहर है, इनको भी हम पचा पाएंगे। तो हम अभ्यास को शुरू करते हैं। कुछ प्राणायाम, कुछ आसन में पहले बताऊंगा आपको, उसके बाद प्राणायाम बताऊंगा। इनका आप अभ्यास करेंगे निरंतर तो आप पाएंगे कि आपका चंद्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है और बहुत ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। अभ्यास को शुरू करने से पहले एक ओंकार, 3 शांति। सुखासन या स्वस्तिकासन में आप बैठ जाएं, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लें, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास लें। शांति शांति शांति। Rub your both palms. Apply it on your face. Give massage on your eyes. Slowly open your eyes. अब करते हैं हम अभ्यास को शुरुआत करेंगे हम अधोमुख स्वानासन से। अधोमुख स्वानासन या जिसे पर्वत आसन भी बोला जाता है, उसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अधोमुख स्वानासन एक ऐसा आसन है जिसे आप अभ्यास के बिल्कुल शुरुआत में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर को खोलता है, स्ट्रेच करता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे आप अपने अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने रिस्ट और शोल्डर को एक लाइन में लेके आना है, फिंगर्स आपके ओपन, फिर आपका हिप और आपका नी एक लाइन में, आपके जो टखने हैं वो आपके घुटने के लाइन में रहेंगे। फिर यहां से आपको अपनी पांव को हल्का आगे रखना है, पांव की उंगलियों को अंदर टक करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपने नी को उठाना है, हिप को उठाना है और शोल्डर ब्लेड्स को प्रेस करना है। और अभी स्टार्टिंग में आपको अपने नी को बेंड रखना है ताकि आपका स्पाइन लंबा रहे और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। अगर आप अभी लोग अपने घुटनों को सीधा कर देंगे तो हो सकता है आपकी स्पाइन में सब कर्व आ जाए। तो स्पाइन को हमें हमेशा लंबा रखना है। तो उसका मॉडिफिकेशन क्या है कि हम अपने नी को बेंड कर लें, चेस्ट को ओपन करें और फिर अपने शोल्डर ब्लेड्स को प्रेस करें और यहाँ पे आराम से रुके। इसमें हो क्या रहा है कि हमारा सिर नीचे है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है सिर की तरफ, जो हमें शांति देगा, पीस देगा, जिससे कि हमारा चंद्र एक्टिवेट होगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे कि जितनी बीमारियां हैं सारी सूर्य के एक्टिव होने से वो चंद्र के बढ़ने से फिर दूर होंगे। तो इस आसन में आप रुके रहेंगे, आराम से डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे, रुके रहिए, पूरा स्ट्रेचिंग को फील करिए, महसूस करिए। 20 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Drop your knee. Sit in वज्रासना। किसी भी आसन से अगर आप थेरेपेटिक लाभ पाना चाहते हैं, किसी भी आसन से आप सोचते हैं कि चिकित्सीय लाभ मिले आपको, तो उस आसन में आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा कम से कम 30 सेकेंड, कुछ दिनों तक धीरे धीरे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट तक। जब किसी भी आसन में आप 1 से 1.5-2 मिनट तक रुकने लगेंगे तब वो प्रॉपर बेनिफिट आपको उस आसन का मिल पाएगा।
तो इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर जैसे कि महर्षि पतंजलि ने आसन की क्या परिभाषा बताई है, स्थिरम सुखम आसनम, कि आसन वो जिसमें स्थिरता हो, सुख का अनुभव हो, उसे आसन बोला जाता है। इसलिए आपको स्थिर होना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, उसमें सुख का अनुभव आपको आएगा, तब जाके आसन का आपको लाभ मिल पाएगा। और हाँ, एक चीज और मुझे याद आई, उसके बाद महर्षि पतंजलि क्या बोलते हैं, अगला सूत्र, कि प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यम का क्या मतलब है कि हमें अभ्यास के दौरान, योग अभ्यास के दौरान प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना है, एफर्टलेस होके हमको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद वो बोलते हैं अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब अनंत में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हमें खो जाना है, मिल जाना है और खुद में समाहित हो जाना है, तब जाके असल में योग की, आसन की जो असली उसका अर्थ है तब परिभाषित। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा, अधिकतर लोग योग अभ्यास के नाम पर बस एफर्ट 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 कर रहे हैं, अपने शरीर को खोलने के नाम पर, तोड़ने के नाम पर, मरोड़ने के नाम पर उसको जबरदस्ती पुश करते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं, जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है इंजरी का। आज योगा में भी इंजरी होने लगी, उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि हम महर्षि पतंजलि के उस सूत्र को भूल गए हैं कि प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। अगर वो सूत्र हमारे माइंड में हमेशा रहेगा तो कभी भी हमें योग से इंजरी नहीं होगी। योग तो इंजरी को दूर करने का काम करता है, ना कि इंजरी का, लेकिन हम उसके सही अर्थ को भूल गए, इसलिए आज इंजरी हो गई। तो इसलिए आपको महर्षि पतंजलि के दो सूत्र हमेशा याद रखना है प्रैक्टिस के दौरान, कि स्थिरम सुखम आसनम, कि आसन में आपको स्थिरता लाना है, ठहरना है, रुकना है, सुख का अनुभव होगा तभी आपको, तभी उससे थेरेपेटिक लाभ मिलेगा। दूसरा, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम, कि प्रैक्टिस के दौरान प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना, बस जहां बॉडी जितना अलाउ कर रही है, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, बस वहां जाके रुक जाना है और उसको महसूस करना। धीरे धीरे जब आप साधना में रत रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगा बिना प्रयत्न के। अगर प्रयत्न करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, फिर आपका सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा। अगर प्रयत्न किया और सूर्य एक्टिवेट हो गया तो फिर मतलब नहीं है योग अभ्यास का। बगैर प्रयत्न के आपका योग अभ्यास होना चाहिए, तब आपका स्ट्रेस कम होगा, चंद्र एक्टिवेट होगा और आपको मन तन में शांति आएगी, तब आपको लाभ मिलेगा। तो चंद्र नाड़ी को बढ़ाने के लिए पहला आसन मैंने आपको बताया, अधोमुख स्वानासन। इसको आप शुरू में 20-20 सेकेंड के 5 राउंड करें। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो आप इसको 1-1 मिनट तक होल्ड करें। आप करके देखें, आपको बहुत परिवर्तन आएगा। अब अगला आसन इसमें हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए क्या करना, आपको वज्रासन में बैठना है, फिर अपने लेफ्ट वाले घुटने को लेफ्ट साइड खोलना है, राइट वाले घुटने को राइट साइड खोलना है, बीच में आपको वी शेप बनाना है। फिर श्वास भरते हुए पूरी स्पाइन को आपको लंबा करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको आगे झुक जाना है और अपने कपाल को, फोरहेड को नीचे रख देना है। बस यहाँ पे शांति से आपको देर तक रुके रहना है, लंबी गहरी श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकंड, जितना आप इस आसन में रुकेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, सिर की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो तन मन में शांति आती है, चंद्र को एक्टिवेट करता है। जितना ज्यादा चंद्र एक्टिवेट होगा उतना ज्यादा आप सोच। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए कि जो चंद्र नाड़ी है वो कलियुग में वरदान है, वरदान। अगर चंद्र को एक्टिवेट कर लिया तो सब कुछ पचा पाएंगे आप। एक बार फिर बोल रहा हूं, भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्र इस बात का प्रतीक है कि उससे हमारा रिलैक्सेशन इतना बढ़ जाता है बॉडी में, हमारी चीजों को पचाने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति जहर को भी पचा पाता है। तो आपके सामने भी कई प्रकार के जहर है, उनको पचाने के लिए चंद्र को एक्टिवेट करें। शशांक आसन हो गया, इसमें आपको रुकना है आराम से। शशांक आसन के बाद तीसरा सबसे अच्छा महत्वपूर्ण आसन है चंद्र को बढ़ाने के लिए। मैं ये ऐसे आसन बता रहा हूँ जिसको व्यक्ति अगर पहले दिन से शुरुआत करे, जिसने आज तक योग भी नहीं किया है कभी, तो वो भी इन आसनों को कर सकता है पहले ही दिन से, क्योंकि उसको तो बीमारी ठीक करनी है, पहले हम उसका शरीर तैयार करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। व्यक्ति इतना परेशान है कि वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहता है। ये सारे आसन इतने इजी है कि व्यक्ति इनको पहले ही दिन से अपने अभ्यास में ला सकता है।
पहला अधोमुख श्वानासन, दूसरा शशांक आसन और तीसरा ये बालक आसन। बालक आसन में आपको अपने घुटनों को मिला के रखना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए अपने कपाल को नीचे रख लेना है और हाथ को से रिलैक्स मोड में। अब कुछ लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है बालक आसन में कि पेट अगर आपका भारी हो, पेट में मोटापा हो, तो सिर आपका ऐसे नीचे नहीं जाता है और आपका ये हिप ऐसे उठने लगता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अपने सिर के नीचे, कपाल के नीचे आप ब्लॉक का यूज करेंगे, या तो इस तरीके से या ऐसे, जैसा आपको लगे। ठीक है। बालक आसन में आप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रुकें। इसको अभी कल से आप करके देखें। बालक आसन में 5 मिनट 10 मिनट रुक के देखें, उसके बाद कितना शांति आप महसूस करते हैं। वो शांति जो आप सोचते हैं कि योग से मिलनी चाहिए, वो शांति आपको मिलेगी बालक आसन से। इतना सरल आसन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्र को तुरंत एक्टिवेट करता है और परम शांति देता है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना, बहुत आपको आनंद। उसके बाद इस बालक आसन में अगर वज्रासन में बैठने के दौरान आपके एंकल में पेन हो, यहाँ पे होता है क्या, स्टिफनेस की वजह से पेन होने लगता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कपड़ा लगा लेंगे इस तरह, तो आपकी वो समस्या भी दूर हो जाएगी। हिप आपके उठे तो आप ब्लॉक लगा सकते हैं। ये हो गया बालक आसन। क्लियर? थोड़ी देर अभी रुक के देखिए, अभी 1 से 2 मिनट के लिए हम सभी लोग बालक आसन में रुक के देखते हैं। आप अभी खुद महसूस करेंगे कि बालक आसन में रुकने के बाद हमें कितनी शांति मिलती है। सभी लोग आ जाइए बालक आसन के लिए। श्वास छोड़ते हुए जाइए। हाथ को आप या तो ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। बस इसमें रुके रहिए आप लोग देर तक मेरे साथ। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, बने रहिए। 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मैं काउंटिंग कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6। रिलैक्स। धीरे धीरे बालक आसन से बाहर आ जाएंगे। लगा होगा आपको थोड़ा शांति। यहाँ पे समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए अभी हम इसको ज्यादा नहीं करवा सकते, लेकिन आप बालक आसन करके देखिए। सभी को मैं बोल रहा हूँ, परम शांति मिलेगी आपको। योग से जो पाना चाहते हैं वो मिलेगा आपको बालक आसन से, क्योंकि ये सीधा चंद्र को एक्टिवेट करता है। और जिनको घुटने में समस्या हो, घुटने में जिनको सूजन रहती है, स्वेलिंग, दर्द रहता है, उनको ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें वज्रासन में बैठना होता है। मतलब घुटने में जिन लोगों को समस्या होती है उनको कभी वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। इससे घुटने के ऊपर प्रेशर आता है और समस्या आपकी बढ़ जाती है। तो आपको नहीं बैठना है इस प्रकार से। फिर वो लोग क्या करेंगे, बालक आसन करने के लिए नॉर्मली सुखासन में बैठ जाएंगे। इसमें इतना प्रेशर नहीं आता है और वो इसमें भी आराम से आगे झुक सकते हैं और रुके रहेंगे। ठीक है जी। तो ये चंद्र नाड़ी को बढ़ाने वाले 3 आसन है। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन जितने भी है वो आप अपने स्तर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी समय नहीं है सारे आसन बताने का। जैसे पश्चिमोत्तानासन हो गया, जानु शीर्षासन हो गया, उत्तान पादासन हो गया। ये सारे आसन जो है फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाते हैं, चंद्र नाड़ी को बढ़ाते हैं।
मतलब इनका फॉरवर्ड बेंडिंग वाले सारे आसन हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की समस्याएं हैं, आप चंद्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन हैं वो अपने अभ्यास में शामिल करिए और हर आसन में कम से कम 1 मिनट 30 सेकेंड के लिए रुकिए। हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? एडवांस 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 योगा, एडवांस योगा, शरीर को तोड़ना खोलना पूरा। क्या करेंगे उसका पूरा खोल के? अगर वो शरीर को कुछ लाभ ही नहीं देने वाला है तो पूरा शरीर खोल के कहाँ जाएंगे? मेरे हिसाब से तो एडवांस आसन वो आसन होता है जो आपको स्वस्थ रख सके, स्वस्थ बना सके। मेरी नजर में वो है एडवांस आसन। बालक आसन जो अभी हमने करके दिखाया वो भी एडवांस आसन है। एडवांस चीज क्या है? जो आपको पूरा लाभ दे, पूरा कंफर्ट दे, वो है एडवांस। एडवांस का मतलब डिफिकल्ट आसन करना नहीं है। एडवांस आसन का मतलब है कि उससे आपको शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही, स्वस्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जो आपको स्वस्थ रखे जो आसन वही है एडवांस आसन। और आसन से आप लाभ पाना चाहते हैं तो देर तक रुकिए, ठहरिए, क्योंकि स्थिरता का नाम ही योग है। जब तक किसी आसन में स्थिरता नहीं आएगी, ठहराव नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर शांति नहीं आने वाली है, लाभ मिलने वाला नहीं। ये तो हो गई आसनों की बात। अब हम बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम करते हैं प्राण का आयाम करना, विस्तार करना, कि किस तरह से विभिन्न प्रकार की श्वास लेने के तरीकों से। प्राणायाम क्या है कि प्राणायाम विभिन्न प्रकार की अलग अलग टेक्निक से श्वास लेने के, जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में प्राण का विस्तार कर सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं, और जितना प्राण अंदर पहुंचेगा उतना शरीर हमारा स्वस्थ। तो इस कड़ी में सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम। शायद इस प्राणायाम का नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, वशिष्ठ प्राणायाम। और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। वशिष्ठ प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हमने कोरोना के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट को करवाया। वशिष्ठ प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है व्यक्ति का, तन मन में शांति आती है, जिससे हमारा चंद्र एक्टिवेट होता है। और ये सबसे बड़ी बात है वशिष्ठ प्राणायाम की कि हमारे डायफ्राम को एक्टिवेट करता है, डायफ्राम को स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है। जो श्वास हम लेते हैं, श्वास लेने का काम फेफड़े नहीं करते हैं। फेफड़ों में तो केवल ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। अगर श्वास लेने का और छोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो होता है हमारा डायफ्राम, जस्ट फेफड़ों से लगा हुआ रहता है। कि जितना एक्टिवेट, जितना स्वस्थ आपका डायफ्राम होगा उतना ज्यादा आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस होगी। जब डायफ्राम धीरे धीरे नीचे जाता है तो उतना ज्यादा आप श्वास ले पाते हैं। डायफ्राम जैसे जैसे ऊपर आता है श्वास बाहर। इस चीज को आप ऐसे समझिए जैसे कि साइकिल में जो हवा भरते हैं तो उसका पंप जो होता है, पंप में नीचे एक रबड़ लगा होता है। वो रबड़ क्या होता है? वो डायफ्राम का ही काम करता है। हमने मारा पंप नीचे, फिर ऊपर जब हम खींचते हैं तो उस रबड़ के साथ पूरी हवा आती है, पंप पूरा भर जाता है हवा से। फिर पंप को नीचे मारते हैं तो हवा टायर में चली जाती है, हमारा भर जाता है। सेम ये है, इसको जैसे जैसे नीचे खींचेंगे आप, आपके जो लंग्स में जो एल्वेलोई है, आपके लंग्स की सबसे छोटी इकाई, उसमें ही ऑक्सीजन भरती है। जैसे जैसे डायफ्राम नीचे आएगा पूरा आपका जो लंग्स है वो भरते जाएंगे, पूरा भरते जाएंगे। जैसे जैसे डायफ्राम ऊपर आएगा आपके लंग्स खाली होते जाएंगे। तो ये अब डायफ्राम हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि डायफ्राम को कैसे तैयार करें। डायफ्राम अगर आपका एक बार तैयार हो गया तो जितने भी अगले प्राणायाम होंगे, जैसे उज्जाई प्राणायाम हो गया, उद्गीत हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, तो उन प्राणायामों में भी हम अच्छे से श्वास ले पाएंगे, छोड़ पाएंगे। उसके लिए हमें अपने डायफ्राम को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है वशिष्ठ प्राणायाम, जो एक ऐसा प्राणायाम है जिसे घर का बुजुर्ग, कोई पेशेंट, हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसका करने का तरीका इतना सरल है। कैसे करना है एक बार आप ध्यान से समझें और इसे आप अपने अभ्यास में जोड़ें। इसे करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा। करना क्या है, आपको सुपाइन पोजीशन में आपको लेटना है, पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद आपको अपने दोनों लेग को बेंड कर लेना। क्यों बेंड किया मैंने अपने दोनों लेग को? ताकि मेरे पेट की जो मांसपेशियां है वो थोड़ी लूज हो जाए, थोड़ी रिलैक्स हो जाए, जिससे मुझे इनहेल और एक्सहेल करने में सुविधा हो। अगर मैं लेग को सीधा रखूंगा तो यहाँ थोड़ी टाइटनेस आ जाएगी, इसलिए प्राणायाम उतना इजीली नहीं हो पाएगा। इसलिए लेग को बेंड करके रखना है। अब ध्यान से आप समझें, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। एक बार सीख गए, बहुत इजी है, तो आपको आनंद आ जाएगा, बहुत मजा आएगा।
पहले तो श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट को आपको अंदर कर लेना है, पेट पूरा अंदर। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए बगैर किसी आवाज के आपको श्वास लेना है और आपको पेट में श्वास भरना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको करना है। जैसे दिन भर जो हम श्वास लेते हैं वो होती है हमारी चेस्ट ब्रीदिंग, मतलब हम छाती तक लेते हैं और छोड़ देते हैं, वो हमारी अधूरी श्वास है। वो श्वास लेने का हमारा जो तरीका है वो अधूरा है। तो जीवन कैसे पूरा होगा फिर आपका, अगर श्वास लेने का तरीका ही अधूरा है। इसलिए पूरी श्वास लेनी पड़ेगी, आपको पेट में श्वास भरनी पड़ेगी। जब कोई छोटा बच्चा आप देखना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ सालों तक वो पेट में ही श्वास भरता है। इसलिए उस बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि सारे घर वालों को वो थका देते, इसलिए इतनी एनर्जी होती है। पेट में श्वास भरता है, उसका पेट फूलता है और छोड़ता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उम्र हमारी बढ़ती जाती है, हम यहाँ से श्वास लेना भूल जाते हैं और हम आ जाते हैं छाती पे कि हल्की सी श्वास ली, छोड़ी और बस लगे रहते हैं अपने काम में। इसलिए आज इतनी बीमारियां हो रही है, क्योंकि प्राण सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राण ज्यादा से ज्यादा बॉडी में पहुंचना चाहिए। अब ध्यान से समझे इसको ले करना कैसे। बगैर किसी आवाज के धीरे धीरे श्वास लेना, पेट में श्वास भरना है, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाना है। इस प्रकार से धीरे धीरे श्वास ली, 4 से 5 सेकंड तक पेट को पूरा फुला लिया और फिर इसी प्रकार से 5 से 6 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाना बगैर आवाज के, और पेट आपका अंदर जाता है। ये अभी इसका बेसिक लेवल है। अभी आप इसको करके देखेंगे। पहले पीठ के बल लेट जाइए, मैं 4 तक काउंट करूंगा। 4 सेकंड तक आपको इनहेल करना है, पेट में श्वास भरना है, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाना है, और 6 सेकंड में धीरे धीरे आपको एक्सहेल करना है, धीरे धीरे आपको श्वास को छोड़ते जाना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। केवल 1-2 राउंड करके मैं दिखा देता हूं आपको, जिससे कि समझ में आ जाएगा। इनहेल 1 2 3 4, पेट फुला लिया पूरा। देन एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। इनहेल, भरिए पेट में श्वास, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए। 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब आपके सामने एक समस्या ये आई होगी कि हम श्वास ले तो लेते हैं जैसे तैसे करके 3-4 सेकंड तक आराम से, लेकिन छोड़ने में बड़ी दुविधा होती है कि हम देर तक श्वास को छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने 6 सेकंड तक भी बोला, तो उसमें आधे लोग 6 सेकंड तक भी श्वास को नहीं छोड़ पाए होंगे, उनकी श्वास पहले ही छूट गई होगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने किसकी खोज की? उन्होंने खोज की भ्रामरी प्राणायाम की और उद्गीत प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, दोनों प्राणायाम ऐसे प्राणायाम हैं जिसके द्वारा हम देर तक अपनी श्वास को छोड़ सकते हैं, देर तक अपनी श्वास को छोड़ सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें करना है वशिष्ठ प्राणायाम के साथ भ्रामरी प्राणायाम। जब ये दोनों प्राणायाम मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। इतना चंद्र आपका बढ़ेगा, इतना रिलैक्सेशन आएगा बॉडी में कि बहुत स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। स्ट्रेस लेवल तुरंत कम करता है। और यूं समझ लीजिए कि वशिष्ठ प्राणायाम नींद की गोली है। अगर आपको रात को साउंड स्लीप नहीं आता है, क्वालिटी स्लीप नहीं आती, अच्छे से नींद नहीं आती है, तो आप वशिष्ठ प्राणायाम करके देखिए। आज ही आप करना, 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट आप जैसे जैसे करते जाएंगे नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो वशिष्ठ के साथ आप भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे, क्योंकि देर तक हम श्वास को छोड़ पाए। जितना लंबा हमारा एक्सेलेशन होता है, जितना देर तक हम श्वास को छोड़ते हैं, उतना जल्दी बॉडी रिलैक्स होता है। और जितना रिलैक्सेशन होगा उतना अंदर से हीलिंग होगी। जितनी हीलिंग होगी उतनी अंदर से मरम्मत की प्रोसेस बढ़ेगी, हीलिंग की प्रोसेस बढ़ेगी। इसलिए जब आपने शायद कभी भ्रामरी किया होगा, उद्गीत किया होगा, तो आपको माइंड बहुत रिलैक्स लगा होगा। क्यों लगता है? क्योंकि हम उसमें देर तक एक्सहेल कर पाते हैं। जितना देर तक श्वास को छोड़ेंगे उतना जल्दी हम रिलैक्स। अब करिए
4 काउंट तक इनहेल करते हुए आप पेट में श्वास भरेंगे, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे। उसके बाद में बोलूंगा भ्रामरी, तो फिर आप भ्रामरी करते हुए श्वास को छोड़ेंगे ताकि देर तक आप श्वास छोड़ पाए। ठीक है, स्टार्ट करें। लेट जाइए वैसे ही जैसे आप वशिष्ठ प्राणायाम के लिए लेटे थे उसी तरह आपको लेटना है और इसमें करना है। इनहेल 1 2 3 4। भ्रामरी प्राणायाम करिए भंवरे जैसा गुंजन। इस प्रकार से अगेन इनहेल 1 2 3 4। भ्रामरी प्राणायाम। रिलैक्स। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वशिष्ठ के साथ आपको भ्रामरी करना है जिससे कि आप देर तक श्वास को छोड़ पाए और डबल बेनिफिट आपको। इससे भी ज्यादा अगर आप अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस आसन आपको ये प्राणायाम एक आसन के साथ करना होगा, सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन क्या होता है कि जैसे हम बद्ध कोणासन जो बैठे हुए करते हैं इस प्रकार से, इसको लेटे हुए करना है कि दोनों पंजों को आपस में मिलाया, घुटनों को ढीला छोड़ दिया और आराम से रुके रहना है। यहाँ पे आपको 4 सेकंड तक श्वास लेते हुए पेट में श्वास भरना है, पेट को फुलाना है और उसके बाद आपको भ्रामरी करते जाना है इस प्रकार से। और इस आसन में भी आपको रुके रहना है ताकि आसन का बेनिफिट भी मिले और प्राणायाम भी साथ साथ होता रहे, तो कम वक्त में आपको ज्यादा लाभ मिल सके। और हाँ, एक बात मैं और बता देता हूं, ये जो बद्ध कोण आसन है इसको कैसे बताया जाता है, इसको अधिकतर लोग ऐसे करते हैं ऐसे, लेकिन ये बद्ध कोण आसन करने का एकदम गलत तरीका है। ये योग के नाम पे एक्सरसाइज है, व्यायाम है। ये जो हम ऐसे करते हैं ना, ये योग नहीं है, ये योग के नाम पे व्यायाम है। आप महर्षि पतंजलि के सूत्र को समझिए, उन्होंने क्या बोला, स्थिरम सुखम आसनम, कि आसन हो जिसमें स्थिरता होनी चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए आप लोग कि जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो इसमें कहीं आपको स्थिरता नजर आ रही है, कहीं स्टेबिलिटी दिख रही है आपको ऐसे करने में, ये योग लग रहा है आपको? हमारा पूरा ध्यान इसमें चला जाता है कि हम इसको कितना फास्ट करें या कितनी बार करें। हम आए थे योग में अपने मन को मिटाने के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए। हम अपना मन पूरा इसमें लगा देते हैं कि इसको बस जोर जोर से घुमा, इसको हिलाओ, खूब व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो योग के नाम पे। ये एकदम गलत तरीका है। अगर आप इससे लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इसमें ठहरना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी, आपको इसमें रुकना पड़ेगा। बस रुके रहिए शांति से, इसमें लंबी गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ये इसका राइट तरीका है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है बद्ध कोण आसन करने का। अब लोगों को क्या भ्रम है, कुछ लोगों को कि इसका नाम, जैसे इसको तितली आसन भी बोला जाता है, तो तितली आसन है इसका मतलब इसको उड़ाइए। नहीं भाई साहब, इसको तितली आसन इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो आकृति है वो तितली जैसी, जैसे मेरे जो दोनों लेग है वो तितली के पंख जैसे लग रहे हैं, तो इसलिए इसको तितली आसन बोला जाता है। तितली आसन का ये मतलब नहीं है कि इसको ऐसे एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। अब जैसे कोई सा आसन है, मान लो अधोमुख स्वानासन, मतलब कि डोग के ऊपर वो आसन बना हुआ है, तो इसको अधोमुख स्वानासन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डोग के जैसा दिखता है, कुत्ते के जैसा लगता है, इसलिए इसको अधोमुख बोला गया। अब कुत्ते का मतलब है तो दिन भर ये भागता भोगता थोड़ी रहेगा, तो इसलिए आप इस बात को समझिए। क्लियर हो गया आपका वशिष्ठ प्राणायाम, वशिष्ठ के साथ भ्रामरी प्राणायाम। अब अगला इंपॉर्टेंट प्राणायाम जो आपके चंद्र को बढ़ाएगा, चंद्र को एक्टिवेट करेगा। 2 प्राणायाम मैंने बता दिया आपको, वशिष्ठ प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, साथ में मिलकर करेंगे, डबल बेनिफिट। तीसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम, जिसको 90% लोग गलत कर रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई का मतलब समझिए आप पहले। उज्जाई मतलब कि जो हमें विजयी बना दे, विजेता बना दे, श्वासों के ऊपर हमारा नियंत्रण आ जाए, वो है उज्जाई प्राणायाम। लेकिन उज्जाई प्राणायाम को कैसे कर रहे हैं सब लोग, ध्यान से समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया? 90% लोग कैसे कर रहे हैं उज्जाई प्राणायाम को? ऐसे मतलब
मतलब एक आवाज निकाली जा रही है, बस गले से यहाँ से एक वाइब्रेशन किया जा रहा है, आवाज निकाली जा रही है, उससे हमारा मन और डिस्टर्ब हो रहा है ना, उसमें प्राण अंदर पहुंच पा रहा है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण को पहुंचाना, प्राण का विस्तार करना। इसमें केवल आवाज निकाली जा रही है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। उसके बाद शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो योग साधक है, जो योग का नित्य अभ्यासी है, वो उज्जय प्राणायाम को दिन भर कर सकता है। मतलब जो उज्जय ब्रीथ है, जो उज्जय प्राणायाम है, वो उसको दिन भर कर सकता है। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग दिन भर ऐसे करेंगे? फिर लोग आपको योगी तो नहीं और कुछ ही बोलेंगे। इसलिए इस तरह से उज्जय प्राणायाम नहीं करना है। ये उज्जय प्राणायाम करने का एकदम गलत तरीका है। मैं बता रहा हूं आपको उज्जय प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। उज्जय प्राणायाम करने के दौरान किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है। आवाज भी आती है तो केवल खुद को सुनाई देती है। मतलब हमें नाक से उसमें श्वास लेना है, जो कि हमें गले से स्पर्श करते हुए जाएगी पूरी। मतलब थोड़ा सा कंट्रोल के साथ हमें गले से उसको स्पर्श करते हुए लेके जाना है। इस प्रकार से एक बार देखें आप, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा श्वास लेना है गले से, नाक से मतलब लेंगे और गले से पूरा स्पर्श करते हुए जाएगी। तो वो तरीका होता है उज्जय प्राणायाम करने का राइट तरीका। अब उसमें आवाज कैसी आती है? हल्की हल्की सी आवाज आती है, जैसे हल्की धीमी धीमी मध्यम मध्यम सी जो हवा बहती है वैसी आवाज आती है। मैं आपको आवाज सुना रहा हूं, किस प्रकार की आवाज आती है उसमें, सुनना आप लोग। सुनाई दी? इस प्रकार की आवाज आएगी, वो भी स्वयं को, केवल खुद को वैसी आवाज आएगी, धीरे धीरे बिल्कुल, तब जाके प्राणायाम। अगर क्योंकि ये सही चीज है तो सीधी सी बात है, लोगों को सही चीज इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, या गलत होता है। तो अभी मैं बोलता हूं उज्जय करिए तो आप सभी लोग करने लग जाते हैं, लेकिन वो गलत है तो आसानी से हो जाता है, इसलिए सही है नहीं हो पाएगा। फिर इसको कुछ दिनों तक आप क्या करेंगे कि अपने मुंह को खोल के ट्राई करेंगे, कि जैसे मुंह को हल्का खोला इस प्रकार से, और फिर आप श्वास लेंगे जो यहां से स्पर्श करते हुए जाएगी ऐसे, और पूरा आपको पेट में भरना, मतलब वशिष्ठ प्राणायाम करना है साथ में। फिर नाक से छोड़ देंगे आप, फिर गले को खोलेंगे, मुंह को खोलेंगे और यहां से फिर श्वास लेंगे, यहां से स्पर्श करते हुए जाएगी, पूरा कूलनेस फील होगा। तो इस तरह बगैर आवाज के धीरे धीरे आपको श्वास लेना और नाक से आपको देर तक श्वास छोड़ना। हमेशा जो हम श्वास लेते हैं उससे श्वास छोड़ने का जो टाइम होना है वो डबल होना चाहिए। जैसे 4 तक ले रहे हैं तो 8 सेकंड तक कम से कम श्वास छोड़ना चाहिए, तो वो ज्यादा रिजल्ट मिलता है। कारण मैंने बता दिया क्यों मिलता है। तो उज्जय प्राणायाम करने का ये तरीका है, आप इसको ध्यान से सीख ले, समझ ले। नहीं समझ में आए तो आप मुझे, मेरे को मैसेज कर देना आप लोग, तो मैं आपसे बात कर लूंगा मैसेंजर पे, आपको बता दूंगा क्या तरीका होता है क्या नहीं, तो उसमें आपको समझ में आए। क्योंकि योग क्या है कि योग लोगों तक पहुंचा तो है, घर घर तक योग पहुंच गया है, लेकिन योग बहुत गलत रूप में पहुंचा है। अगर सही रूप में योग पहुंचता तो आज हमारा जो इंडिया है वो डायबिटीज में कैपिटल नहीं होता। आज हमारा भारत, शुगर की जो डायबिटीज की बीमारी, उसमें हमारा भारत राजधानी बन गया है। कैसे बन गया? क्योंकि लोगों ने योग किया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया, सही तरीके से योग नहीं किया। जैसा हमारे ऋषि मुनि बता के चले गए, जैसा सनातन जो योग है, प्राचीन योग है, वैसा योग लोगों ने नहीं किया। वैसा योग अगर लोग करते तो आज हमारे इंडिया की ये हालत नहीं होती। कोरोना के टाइम पे इतने लोग नहीं मरते, इतने बीमार नहीं होते। जो योग करते थे वो भी बीमार हुए, क्योंकि गलत तरीके से किया, इसलिए बीमार हुए। इम्यूनिटी कभी डेवलप हुई नहीं गलत योग से। जैसे गलत गोली खाने से, गलत खाना खाने से आपको शरीर को लाभ मिलने वाला नहीं है, उसी प्रकार गलत योग से भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। सही योग आपको करना पड़ेगा, सही गुरु के मार्गदर्शन में करना पड़ेगा, तभी आपको योग से लाभ मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। तो एक बार आप उज्जय प्राणायाम करेंगे 4 सेकंड के लिए। जो लोग समझ गए हैं वो मुंह को बंद करके नाक से श्वास लेते हुए गले तक स्पर्श कराएंगे, और जिनको समझ नहीं आए वो मुंह को खोल के श्वास लेंगे। लीजिए श्वास, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
ये प्राणायाम बढ़ाएगा आपकी चंद्र नाड़ी। वशिष्ठ प्राणायाम, वशिष्ठ के बाद मैंने बताया भ्रामरी प्राणायाम जो वशिष्ठ के साथ करना है। ये उज्जयी प्राणायाम करने का एकदम राइट वे, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, बगैर किसी आवाज के आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, तब आपका चंद्र बढ़ेगा, तब आपको शांति आएगी, परम शांति, रिलैक्सेशन आएगा। अब लास्ट में प्राणायाम बता रहा हूं आपको, टाइम भी हो गया है, थोड़ी देर में क्लास को खत्म भी करना है, बस मैं समझा रहा हूं आपको, आप बस इसको अपने अभ्यास में ऐड कर लेना। परशुराम प्राणायाम। परशुराम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो 3-4 प्राणायाम से मिलकर बनाया गया है और ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है, परम शांति देने वाला है। इस प्राणायाम को अगर आप कभी भी कर सकते हैं, इसको आप जब आपको वक्त मिले, जब आपको समय मिले, 10-15 मिनट आप करेंगे और रिजल्ट देखेंगे तुरंत कि कितनी परम शांति आएगी मन में। अब करना क्या है परशुराम प्राणायाम में? मैंने आपको बताया सबसे पहले वशिष्ठ प्राणायाम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसमें कि पेट में श्वास भरते हैं हम लोग। फिर मैंने आपको बताया उज्जयी प्राणायाम अभी, जिसमें हम गले से श्वास लेंगे, मतलब नाक से लेंगे और गले से स्पर्श करते हुए उसको ले जाएंगे। वशिष्ठ हो गया, उज्जयी हो गया, ये दोनों आपको पता है। और कपालभाति जो क्रिया है, मात्र वो एक शोधन क्रिया है, उसका ज्यादा इतना कुछ वो नहीं है, वो थोड़ी देर करने की क्रिया है जिससे कि आपकी श्वास नली की सफाई हो जाए बस, क्योंकि वो फास्ट ब्रीदिंग है, फास्ट ब्रीदिंग है कपालभाति। तो उससे क्या होगा, आपका सूर्य नाड़ी बढ़ेगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कपालभाति किया, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट, आधा घंटा, जिससे उनकी सूर्य नाड़ी बढ़ी। सूर्य नाड़ी बढ़ने की वजह से सभी लोग बोलते हैं कि सर हमको नींद नहीं आती थी, पेट में एसिडिटी है, सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, कमर दर्द हो गया, ये हो गया, सब सूर्य के बढ़ना है। उज्जयी प्राणायाम के द्वारा आपको पेट में भरना है श्वास, मतलब वशिष्ठ करना है, फिर आपको एक स्ट्रोक कपालभाति का लगाना है और बाकी बची हुई श्वास को मुंह को गोल करके मुंह से छोड़ते जाना है। किस प्रकार से एक बार देख लें। इनहेल करेंगे उज्जयी प्राणायाम के द्वारा। इस प्रकार से आपको करना है। तो 4 सेकंड तक आप श्वास लीजिए उज्जयी प्राणायाम के द्वारा, पेट में श्वास भरिए। फिर मैं बोलूंगा कपालभाति, तो एक स्ट्रोक आप कपालभाति लगाएंगे और फिर उसके बाद जो बची हुई श्वास रहेगी आपके अंदर, उसको आप मुंह के द्वारा छोड़ते जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करिए। इनहेल 1 2 3 4, कपालभाति, then exhale through mouth, 1 2 3 4 5 6, again inhale 1 2 3 4, Kapalbhati, then exhale through mouth, 1 2 3 4 5 6, again inhale through Ujjayi Pranayam, 1 2 3 4, Kapalbhati, then exhale through mouth, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्राणायाम समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो बात बताई, ऋषि मुनियों ने डीप ब्रीदिंग के ऊपर बात करी, गहरी श्वास, लंबी और गहरी श्वास। तो ये जितने भी प्राणायाम हैं, वशिष्ठ प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, परशुराम प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम ऐसे प्राणायाम हैं कि जिसमें हम देर तक श्वास को लेते हैं और देर तक श्वास को छोड़ते हैं। तो जितना लंबा गहरा हमारा श्वास होगा, जितना देर तक हम छोड़ेंगे, उतना ज्यादा हमें जो लाभ मिलना चाहिए योग से, प्राणायाम से, वो मिल पाएगा। तो चंद्र नाड़ी को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी, मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना है अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन के बाद आपको करना है शशांक आसन। शशांक आसन के बाद आपको करना है बालक आसन। बालक आसन के बाद जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन, तमाम तरह के फॉरवर्ड बेंडिंग आसन भी आप ऐड कर सकते हो। और हर आसन में आपको एक
बालक आसन में तो आपको 5 से 10 मिनट रुकना है। शुरू में 1-2 मिनट रुके कुछ दिनों तक, फिर धीरे धीरे आप 5 से 10 मिनट आपको रुकना है, ठीक है, बालक आसन। और बाकी आसन में आप 1-1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्राणायाम बताया, वशिष्ठ प्राणायाम, जिसमें हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करी थी लेट के, वो आप अपने घर के बुजुर्गों को भी करवा सकते हैं। बुजुर्ग बहुत कुछ चीजें नहीं कर सकते, लेकिन बुजुर्ग वशिष्ठ प्राणायाम वो भी लेट कर आराम से कर सकते हैं, बेड पर। वशिष्ठ के बाद मैंने वशिष्ठ के साथ आपको भ्रामरी करवाया। उसके बाद मैंने आपको उज्जाई प्राणायाम का सही तरीका बताया, जिसमें आवाज बिल्कुल नहीं निकालना है, गले से स्पर्श करते हुए आपको श्वास को लेना है। फिर उज्जाई के बाद मैंने आपको परशुराम प्राणायाम बताया, जिसमें हम 3-4 प्राणायाम साथ में मिलकर करते हैं। वशिष्ठ प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति क्रिया और माउथ के थ्रू एक्सहेल करते हैं हम। ये हो गया आपका परशुराम प्राणायाम। ये इतने ही चीजें अगर आपने कर ली, आप केवल 15 दिन करके देखिए, ये बस इतनी चीजें, इसके अलावा आपको 1 घंटे के दौरान कुछ नहीं करना है। इतना करके देखिए, आपको इतना लाभ मिलेगा जो शायद आपको अभी तक योग से नहीं मिला हो। इतनी चीजें आप करके देख लीजिए, 15 दिनों के बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर काफी रिजल्ट मिला है। क्योंकि सही योग यही है, शांति है, यहाँ स्थिरता है, यहाँ चंद्र नाड़ी है, जहाँ चंद्र नाड़ी है वहीं स्वास्थ्य है। और ये प्राणायाम ऐसे नहीं है कि इनको आप, इनसे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आप इनको 1 मिनट करें, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी करें, आधा घंटा भी करें तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें हम देर तक श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन कपालभाति को अगर आपने ज्यादा किया वो नुकसान करेगा, उसको आपको 1 से 2 मिनट करना है, उसको ज्यादा नहीं करना है। अब लास्ट में चंद्र को बढ़ाने का और सबसे अच्छा तरीका होता है योग निद्रा, शवासन, जो आप सभी जानते होंगे शायद। तो पूरी प्रैक्टिस के बाद आपको शवासन जरूर करना है। शवासन में आराम से लेट जाना है आपको, और धीरे धीरे करके अपने अंतर्मन की आंखों से अपने सभी अंगों को देखते हुए रिलैक्स करते जाना है, रिलैक्स करते जाना है, धीरे 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 पूरे शरीर को मृत शरीर की तरह ढीला छोड़ते जाना है। ऐसा करेंगे तो आप इसी तरह से अभ्यास को करेंगे, जिससे कि आपको काफी लाभ मिलने वाला है। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए कि योग केवल एक्शन का काम नहीं है, एक्शन के साथ आपको रिलैक्सेशन जरूर करना होगा। जब तक एक्शन के साथ आपने रिलैक्स नहीं किया, योग से आपको परम शांति नहीं मिलने वाली है, स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि योग हम हठ योग करते हैं, प्रैक्टिस जो हमारी होती है, ह मतलब हकार, ठ मतलब ठकार, वही सूर्य और चंद्र, एक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो दोनों का जो मेल है वही तो योग है। अगर एक्शन ही एक्शन बढ़ गया, रिलैक्सेशन आपने बढ़ाया ही नहीं, तो फिर काहे का योग, काहे की शांति, काहे का स्वास्थ्य, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दिन भर का आपका एक्शन रहता है बढ़ा हुआ, दिन भर आप काम काज में लगे रहते हैं। आपने चंद्र को बढ़ाना है, रिलैक्सेशन को बढ़ाना है, ताकि दिन भर का बढ़ा हुआ सूर्य और सुबह की प्रैक्टिस से बढ़ा हुआ आपका चंद्र दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, तब आपको परम शांति मिलेगी और जो आप योग से पाना चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। वरना जिंदगी भर आपको भ्रम रहेगा कि योग बहुत किया, योग करते रहे, लेकिन कुछ शांति नहीं मिली, कुछ स्वास्थ्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि योग को आपने योग की तरीके से नहीं किया, योग को आपने एक्सरसाइज के रूप में किया, योग को आपने व्यायाम के रूप में किया। योग के नाम में आपने उछल कूद की, भागदौड़ की, दंड बैठक लगाई, ऐसा आपने योग किया, तो वो योग नहीं है। वैसा योग करेंगे तो सच में कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, योग अलग ही रह जाएगा। जैसे जो गंगा है वो गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते बहुत मैली हो गई ना, गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते गंगा माता बहुत मैली हो गई। वैसे ही योग का भी हाल हुआ है कि योग बहुत पुराना है, लेकिन वहां से अभी तक यहाँ तक आते आते इसमें बहुत मेल मिलावट हो गई है, बहुत कुछ मिक्स हो गया है, तो इसकी हालत भी गंगा माता जैसी हो गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जागे हुए हैं और सही योग को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उन्हीं से मैंने भी सीखा है और मैं भी आपको वही चीज दे रहा हूँ, इतनी देर से वही दे पाया हूँ उनके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो आपको भी यही चीज को फॉलो करना है, इसी प्रकार से योग अभ्यास करना है, जैसा सनातन ऋषि मुनियों ने बताया गया है, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, तब जाके आपको योग से वो लाभ मिल पाएगा जो आप पाना चाहते हैं। वरना जीवन भर आपको भ्रम रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन भ्रम से, अगर ब्रह्म की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, भ्रम से
ब्रह्म की ओर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सही योग को अपनाना पड़ेगा। और योग तो वही है, शुद्ध चैतन्य तक पहुंचने का नाम ही योग है। हमारा जो शुद्ध चैतन्य है उसी को प्राप्त तो करना है योग के द्वारा। योग का अंतिम ध्येय वही है, चित्त की वृत्तियों को खत्म करके हमें अपने शुद्ध चैतन्य तक पहुंचना है। तो वो आपको मतलब भ्रम से आपको ब्रह्म की तरफ पहुंचना है। ब्रह्म कौन? चैतन्य। तो वो आपको सही योग से पहुंच पाएंगे, वरना गलत योग से आपको भ्रम रहेगा, बीमारियां रहेगी और कुछ मिलने वाला। ठीक है जी। और किसी प्रकार की आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे मैसेंजर पर। तो वहां से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा बाद में, जो भी आपके कुछ माइंड में क्यूरी हो, कुछ पूछना हो, आपको सवाल हो। क्योंकि अभी वह टाइम हो गया है, मुझे भी क्लास को अभी ये खत्म करना पड़ेगा यहीं, क्योंकि मेरी अभी अगली ऑनलाइन क्लास है, उसका टाइम हो गया। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं उनके, तो इसलिए मैं अभी इतना ही बस बता पाऊंगा आपको। आप जो भी पूछना चाहते हैं, आपकी जो भी बातचीत हो, वो आप मेरे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, अगर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना चाहें। मेरा नंबर है 8120205504 8120205504। ठीक है जी। एक ओंकार, 3 शांति के साथ हम आज के अभ्यास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमर गर्दन सीधी, हाथों में ज्ञान मुद्रा। इनहेल, शांति शांति शांति। अपने हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, अपनी आंखों को मसाज देंगे और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। ठीक है जी। आपका दिन शुभ रहे, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और आपका जीवन योगमय रहे। सनातन प्राचीन योग से आप जुड़े रहें और स्वास्थ्य लाभ हमेशा लेते रहें। ठीक है जी। धन्यवाद।